हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है सर। आज बहुत खुश लग रहा है सर। बात ही कुछ ऐसी है सर। आज हम करने जा रहे हैं सर आपके आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर आपको पता है सर ये एग्जाम में पास होने के लिए सर आईसीएस स्टडी मटेरियल के सभी इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन पे ना अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर उसी में से ही तो क्वेश्चन आते हैं। और आज सर हम वही करने वाले 4 से 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट सर कैटेगरी ए बी सी सर सभी क्वेश्चन की रिवीजन, वो भी आईसीएस स्टडी मटेरियल से। तो चलो सर, क्यों बैठी हो खाली, पास होने की अब कर लो तैयारी। स्टार्ट करते हैं सर। पहले तो हमें इस चैप्टर में सर देखना क्या है। सर चैप्टर का ओवरव्यू ले तो हमें सर सबसे पहले इस चैप्टर में हमें निकालना क्या है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को सर हम जनरली रखते हैं कैटेगरी ए में। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में सर आपको कई बार आपको पता है कि सर एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं सर। इरिटेबल कॉस्ट ऑफ डेट अगर जो हमारे तो डिबेंचर इरिटेबल डिबेंचर्स के केस में 2 मार्क्स का अच्छा खासा एक अच्छा बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम जनरली रखते हैं सी कैटेगरी में, क्योंकि इसमें से बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है। एंड देन रिटेन अर्निंग है, एंड देन डब्ल्यूएसीसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सीधा हम कैस पे जंप करेंगे सर। सबसे पहले हम जंप करेंगे सर अपने इलस्ट्रेशन पार्ट पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन पार्ट में सबसे पहले सर हमारा क्या आता है सर, कॉस्ट ऑफ डेट आता है। सर क्या आता है सर, कॉस्ट ऑफ डेट आता है। कॉस्ट ऑफ डेट इन केस ऑफ इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर। मैंने क्या बोला सर, इरिडेबल डिबेंचर्स जो है, इरिडेबल डिबेंचर्स उसका कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालना होगा सर। इस पे ना जनरली क्वेश्चन कम आता है। क्योंकि सर एज पर कंपनीज एक्ट क्या है सर, हम इरिडेबल डिबेंचर्स हम इशू ही नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए। लेकिन आईसीआई जनरली 2 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है और बहुत ज़्यादा ईजी होता है। पहले सर इसका फॉर्मूला समझो सर, होता क्या है सर। इसका सर फॉर्मूला ही बहुत ज़्यादा ईजी है सर। इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रॉफिट 1 माइनस में टी। मैंने क्या बोला सर, इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रॉफिट 1 माइनस में टी। इंटरेस्ट सर कैसे निकालेंगे सर, आपको दे रखा है लेट से कि 12% का कूपन रेट देगा सर। क्या देगा सर, 12% का कूपन रेट देगा। फेस वैल्यू सर हमें कितना दे रखी है सर, 100 रुपीज़ दे रखी है सर। इंटरेस्ट रेट सिंपली आ जाएगा सर 12 रुपये का। सर इंटरेस्ट क्या आ जाएगा सर, 12 रुपये का आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ऑफ डिबेंचर और करंट मार्केट प्राइस। सर मैंने क्या बोला सर, अगर आपको एमपी नहीं दे रखा, नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा डिबेंचर का, तो सर आपको क्या लेना होगा, करंट मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि अगर सर अगर आज की डेट में अगर हम देखें, मैं कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहा हूँ, तो सर नेट प्रॉफिट क्या होगा सर, जो करंट में मार्केट प्राइस होगा सर उस पर ही तो सर आप अपना पैसा लेकर आ पाएंगे। सर नेट प्रॉफिट क्या होगा, जो मार्केट में रेट चल रहा होगा, मार्केट में प्रिवेलिंग रेट चल रहा होगा। सर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री हमेशा करंट मार्केट प्राइस ही लेती है। लेकिन पेपर सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट अगर दे रखा है तो पहले हम नेट प्रॉफिट लेते हैं एंड देन करंट मार्केट प्राइस। जनरली क्वेश्चन साइलेंट होता है और नेट प्रॉफिट नहीं देता तो हम मार्केट प्राइस पे ही जाते हैं। एंड देन टी टैक्स रेट। आपको पता है सर डिबेंचर पर जब भी हम इंटरेस्ट देते हैं तो सर उसमें हमें क्या मिलता है सर, बेनिफिट मिलता है टैक्स का भी। टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम इंटरेस्ट में 1 माइनस टी करते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं सर। पहला इलस्ट्रेशन आता है। इलस्ट्रेशन भी सर हमारा सर वही है जो अभी हम पढ़ के आए थे इरिडेबल डेट के केस में बारे में। सर हम इसको क्या बोला गया है, कैलकुलेट करना है करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। मतलब आपको सर क्या निकालने के लिए बोला सर, केडी निकालने के लिए बोल रहा हुआ है। चलो सर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन को पढ़ना। 5 ईयर्स को मतलब आज से 5 साल पहले सोनार लिमिटेड ने इशू करे 12%। सर क्या कूपन रेट दे रखा है सर, 12% का दे रखा है। इरिडेबल डिबेंचर 103 रुपये का। इरिडेबल डिबेंचर उस समय इशू करते 103 रुपये का। क्या आज की प्रोसेस वैल्यू दे रखी है, नहीं सर। ₹8 पर प्रीमियम, मतलब 100 रुपये का था फेस वैल्यू, 3 रुपये के प्रीमियम पे इशू करा था, 103 रुपये हो गया। पार वैल्यू सर क्या है सर, 100 रुपीज़ दे रखे। द मार्केट करंट मार्केट प्राइस क्या दे रखी है सर, 94 दे रखी। द कंपनी पेज द कॉर्पोरेट टैक्स 35%। तो सिंपली सर जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला सर हमारा क्या होता है सर, इंटरेस्ट अपॉन में सर क्या होता है नेट पी 1 माइनस में टी, 1 माइनस में टी। इंटरेस्ट सर हमें क्या दे रखा है सर, 12% दे रखा है सर। 100 का अगर हम 12% निकालेंगे तो सर वो हो जाता है सर 12। तो सर फॉर्मूला सिंपली होगा 12 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे सर, मार्केट प्राइस दे रखा है 94 का, 1 माइनस में टी करेंगे सर। 1 माइनस टी क्या होगा सर, करंट कॉर्पोरेट टैक्स क्या दे रखा है सर, 35% का दे रखा है। इसको अगर हम पुट करेंगे तो हमारा सर आंसर आ जाएगा 8.30। सर एक बार आंसर देखिए सर, केडी का फॉर्मूला देखा, इंटरेस्ट अपॉन में एनपी 1 माइनस में टी करा, 12 अपॉन में 94 करा और मल्टीप्लाई करा 1 माइनस में 0.35 और हमारा आंसर आ गया 8.30। ठीक है, ईजी था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा बेहतरीन पार्ट, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जनरली पूछा जाता है। इसके आगे लिख देते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जनरली पूछा जाता है। अभी तक हमने देखा तो 2-2 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आते हैं उसके लिए था। अब आ जाते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या बोला गया सर, रिडीमेबल डिबेंचर्स का कॉस्ट निकालना है। रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है कि सर कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लेट से कि 10 और 5 साल बाद हम उसको रिडीम कर देंगे। लेकिन सर जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं, मैंने क्या बोला सर, हम जब भी कॉस्ट निकालते हैं, एक बार और हम कॉस्ट कब निकाल रहे हैं,
हम आज की डेट में कॉस्ट निकाल रहे हैं। मैंने अगर 5 साल पहले अगर डिबेंचर इशू करा था तो सर ये और 5 साल बाद रिडीम होना, तो एन क्या होगा सर? एन होता है सर हमारा 5 ईयर्स। मतलब क्या हुआ, जब हम कॉस्ट निकाल रहे हैं ना डिबेंचर की, तो उसके बाद हम एन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब बात को चलो ध्यान समझना कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। आप बात समझो, हमने अभी ऊपर पढ़ के आए थे क्या सर, इंटरेस्ट 1 माइनस में टी, ठीक है, उसके ऊपर सर हमने क्या करा था, एनपी नेट प्रॉफिट को कर देता डिवाइड। बस इसी से ही ये फॉर्मूला बना है। मैंने बोला सर 5 साल बाद हमें उसको रिडीम करना है, 5 साल बाद रिडीम करना है तो कुछ ना कुछ हमें एडिशनल कॉस्ट हमें देनी होगी। रिडीमेबल वैल्यू अगर 110 थी और आज हम 100 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो मतलब 10 रुपये का हमें ज़्यादा देना पड़ा। मतलब कि रिडीमेबल वैल्यू माइनस में एनपी डिवाइड बाय क्या है सर, एन, ठीक है, और नीचे जो डिवाइड करेंगे एनपी प्लस में रिडीमेबल वैल्यू डिवाइड बाय 2। बस इसी से ही फॉर्मूला बना था। रिडीमेबल वैल्यू लेट से कि हमारे किसी एग्जांपल में आएगा 110, तो 110 माइनस में 100 डिवाइड बाय एन, अगर 5 साल मतलब पीरियड बचे हुए, ठीक है, इंटरेस्ट 12% हुआ, 1 माइनस में कॉर्पोरेट टैक्स 0.35 करेंगे, और यहाँ पे हमें एक रिडीम ये जो है एवरेज ले लेंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब एक चीज़ और इसमें जानने की चीज़ है, जो कि आपको पेपर में मिस्टेक कराते हैं, जनरली बच्चों की गलतियां कराई जाती है। उससे क्या होता है सर, वो होता है एन। एन होता है रिमेनिंग लाइफ। सर इसको जरा ध्यान से देखना, जब भी आप एन लेंगे तो रिमेनिंग लाइफ को लेंगे। सर मैंने क्या बोला सर, रिमेनिंग लाइफ। आज से 10 साल पहले आपने सर अगर कोई बॉन्ड इशू किया था, सर यहाँ पे 18 में बॉन्ड इशू किया था, 28 चाह रहा है, और यहाँ पे भी हमारा चल रहा है 23, तो आपका जो एन आएगा वो रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ के लिए आएगा। ठीक है, रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ क्या होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 5 साल आएगा, ना कि 10 साल। 10 साल मत ले लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहली मैं रिपीट करूँ, 10 साल मत ले लेना, अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऐसे आप जैसे नादान परिंदों को गलती कराने के लिए इस टाइप का चीज़ें बोला जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट अगर मैं आज की डेट में निकाल रहा हूँ तो एन भी सर जो नंबर ऑफ ईयर होंगे ना सर, वो आज से स्टार्ट होंगे। आज की डेट के बाद देखेंगे सर कब एक्सपायरी हो रही है, 5 साल बाद एक्सपायरी हो रही है, तो सर एन क्या आएगा सर, 5 साल बाद का आएगा, जो कि 5 है, 10 नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 नहीं आएगा। ठीक है, क्या बोला दर्ज, 10 नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है। इसके साथ ही इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी चिपक के आएगा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बेहतरीन इलस्ट्रेशन है। चलो सर, पास होने के लिए सर कृपया सर एक छोटी सी स्माइल रखो, ठीक है, परेशान नहीं होने का, एक स्माइल रखते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। ठीक है, करना क्या है सर, कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, अज्यूमिंग क्या करना है सर, 35% का टैक्स रेट। क्या अज्यूम करना है सर, 35% का टैक्स रेट। मैंने क्या बोला सर, 35% का टैक्स रेट हमें अज्यूम करना है सर। 35% का टैक्स रेट को हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। ठीक है, कंपनी ने इशू क्या करे सर 100%, 10,000 करे हैं डिबेंचर इशू, 10% का सर हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। सर हमें आई क्या दे रखा है सर, आई का रेट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें कितना सर, 10% दे रखा है। प्रीमियम कितने पे इशू करा, 10% पे। मैंने क्या बोला सर, प्रीमियम कितने पे इशू किया, 10% पे। 1/4/2023 टू बी मैच्योर्ड एंड 2028 में होगा। डिबेंचर विल बी रिडीम्ड एट पार ऑन द मैच्योरिटी। रिडीम कितने पर होगा सर, एट पार पे रिडीम होगा। रिडीमेबल वैल्यू सर हमें क्या दे रखी है सर, रिडीमेबल वैल्यू दे रखी है सर हमें एट पार, रिडीम एट पार। मतलब क्या होगा, आरवी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 100 का, और जो नेट प्रॉफिट थी, जो एनपी थी वो 110 की दे रखी है। मतलब एनपी जो हमें दे रखी है क्या दे रखी है, 100 प्लस में 10%, ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 110 रुपये। 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, एनपी हमें दे रखे 110 रुपये। सर क्या केडी निकाल लोगे सर, हाँ केडी निकल जाएगा सर। केडी का फॉर्मूला क्या होता है, आई 1 माइनस में टी प्लस में आरवी माइनस में एनपी अपॉन में क्या होता है, एन होता है। ठीक है, ये आरवी प्लस में एनपी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे सर अपनी वैल्यू पुट कर लो। इंटरेस्ट सर हमें कितना दे रखा है सर, 10% का इंटरेस्ट दे रखा है सर, हम 10 यहाँ पुट कर देंगे आई में। एनपी सर हमें कितना दे रखा है सर, 110। आरवी हमें कितना दे रखा है सर, 100 दे रखा है। एन हमें कितना दे रखा है सर, 5 साल दे रखा है, क्योंकि 23 में इशू करा, 28 में एक्सपायर हो जाएगा। तो टी हमें कितना दे रखा है सर, 35% का सर हमें टी दे रखा है। अगर नीचे आएंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला सर, हमें क्या करना है सर, वैल्यू सीधा पुट करनी है, और जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर आ जाओ, वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आओ।
ये रहा केडी 10% का इंटरेस्ट रेट देखा था। टी हमें कितना दे रखा था सर? टी हमें दे रखा था सर 35% का टी दे रखा था। ये हमने पूरे पुट करा सर। आरवी सर हमें बोला था एट पार, तो 100 का हमने लिया वैल्यू। एंड देन हमने जो इशू करता है एनपी करा था, प्रीमियम पे इशू करा था, तो 100 प्लस में 10% का सर हमने पीवी पे इशू करा था और वो हमने लिख दिया है। एंड देन हमने क्या करा सर? एवरेज लिया। एवरेज क्या लगा था सर? 100 प्लस में 110 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इससे सर हमारा क्या हुआ? हमने सारी की सारी वैल्यू पुट करी और हमारा सर केडी आ गया है। ठीक है, केडी निकाले और हमारा आंसर खत्म, हमारा क्वेश्चन खत्म। और ये क्वेश्चन मानोगे सर कितने का? 4 से 8 मार्क्स का इजीली आ जाएगा और आपको सर आराम से सर पास हो जाएगा। सर क्यों टेंशन लेते रहते हो आप लोग? सर आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन और भी इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। सर क्या बोला है सर क्वेश्चन ने कि सर आपको करना है कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर निकालना है 35% का। इसमें बस एक ही पॉइंट अच्छा है जो मैंने आपको बताया था ना सर, हम कॉस्ट कब निकालते हैं? कॉस्ट जब निकालते हैं सर आज की डेट में निकालते हैं, तो आज से रिमेनिंग पीरियड को हम क्या लेते हैं? एन लेते हैं। आज से रिमेनिंग पीरियड को क्या लेते हैं? एन। क्या हमने पीरियड बैक डेट में हमने इशू करा था तो क्या वहाँ से हम एन काउंट करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला सर? बैक डेट से नहीं, आज की डेट से कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है वहाँ से हम क्या निकालते हैं? एन निकालते हैं। आ जाओ, हम क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कंपनी ने इशू करे हैं डिबेंचर 10,000 के, 10% का डिबेंचर रेट चल रहा है। 10% का क्या चल रहा है सर? रेट चल रहा है। 10% का डिबेंचर का रेट चल रहा है। कितने का सर प्रोसीड है? सर प्रोसीड है हमें 100 रुपीज़ का दे रखा है। क्या दे रखा है सर? 100 रुपीज़ का सर पार दे रखा है। हमें 100 का क्या दे रखा है? पार वैल्यू दे रखी है, मतलब फेस वैल्यू दे रखी है। कब इशू करा था सर? 2018 में इशू किया था। कब मैच्योर हो जाएगा सर? 2028 में मैच्योर होगा। कब इशू होगा सर? 2028 में मैच्योर हो जाएगा, मतलब 2028 में हम मैच्योर कर देंगे, रिडीम कर देंगे। दैट कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट ऑन 1/4/2023। आज की डेट में कंपनी अपना कॉस्ट ऑफ डेट निकालती है 2023 में। तो सर हमारा एन सर क्या रहेगा? सर एन क्या रहेगा? सर एन क्या रहेगा? एन सर क्या रहेगा सर? 2023 में देख रहे हैं 28 साल, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब क्या रहेगा सर? 5। सर हाँ 2018 से मत देखना, मैं बार बार रिपीट करूँ क्योंकि बच्चों ने ये छोटी सी गलती करी, पूरा 4 मार्क्स 6 मार्क्स गवा के आ गए, मुफ्त में गवा के आए हूँ सर, मुफ्त में। ठीक है, तो ये गलती मत करना। ठीक है, द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट 1/4/2023 वैन द मार्केट प्राइस कितना दे रखे सर? 80 रुपये दे रखे सर। मार्केट प्राइस का मैंने क्या बताया सर? ये क्या होता है सर? हमारा एनपी होता है सर। मार्केट प्राइस सर क्या होता है सर? हमारा एनपी होता है सर। एनपी सर हमें कितना दे रखा है सर? एनपी दे रखा है 80 सर। एनपी कितना दे रखा है सर? 80 दे रखा है। एनपी सर कितना दे रखा है? 80। यहाँ लिख लेते हैं, एनपी क्या दे रखा है? 80। तो कंप्यूट करना है एग्जिस्टिंग डिबेंचर, अज्यूमिंग क्या करना है? 35% का टैक्स रेट। क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से हो जाएगा सर। अभी हमने क्या बोला सर? इंटरेस्ट रेट दे रखा है सर 10% का, सर इंटरेस्ट हम पुट कर देंगे 1 माइनस में टी क्या करेंगे? 35%। आरवी सर हमें क्या दे रखा है? रिडीमेबल वैल्यू सर हमें क्या दे रखी है? रिडीमेबल वैल्यू हमने बोला था सर पार पे रिडीम हो जाएगा, तो पार पे रिडीम होगा तो हमारा क्या वैल्यू दे रखी है? 100। एनपी सर हमें क्या दे रखा है? करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्या दे रखी थी? 80 की। 80 को हम यहाँ पुट कर लेंगे 80। एंड देन पीरियड ऑफ डिबेंचर क्या होता है सर? रिमेनिंग पीरियड क्या होता है? 5% था। ठीक है, और डेब्ट दे रखा है, वो टैक्स रेट दे रखा है 35%। सीधा हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और केडी हमारा आ जाएगा। ये देखें, इंटरेस्ट पुट किया, टैक्स पुट किया, रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 साल जो रिमेनिंग ईयर थे। मैं बार बार रिमेनिंग ईयर क्योंकि अगर बच्चे गलत करके आए हैं इसलिए कह रहा हूँ। आरवी यही एक पॉइंट होता है गलती का, वो बचे हो। आरवी प्लस में एनपी डिवाइड बाय 2, और इससे क्या सर हमारा पूरा का पूरा आंसर सॉल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम देख रहे थे कि कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू मेथड यील्ड टू मैच्योरिटी वाईटीएम। और सर अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो टॉपिक है ना, इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो अराउंड 8 मार्क्स तक का आराम से आ जाता है। तो ये जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें हम लिख सकते हैं कि 6 to 8 मार्क्स आप मान के चले कि क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती ही है। तो आप ये देखिए कि ICAS स्टडी मटेरियल जो लोग बुराई करते हैं उनके लिए यहाँ पे ICAI ने कितना अच्छे से बेहतरीन सारे के सारे स्टेप बता रखे हैं, और कैसे कैसे हमने जैसे हमने बाकी रिवीजन वीडियो में भी देखा कि ICAI हमेशा एक एग्जांपल देता है, उसके बाद स्टेप्स बताता है, उसकी रेलेवेंस बताता है, उसके प्रिजम्पशंस बताता है, उसके मेथड बताता है, उसके मतलब फॉर्मेटिंग बताता है। फिर भी जो है ना बच्चे मार्क्स क्यों कम लाते हैं? क्योंकि ये ना जो स्टेप्स जो ICAI ने बताया ना, जिसके हर एक के मार्क्स है, जो आप वो फॉलो नहीं करते उसके बावजूद इसके लिए मार्क्स कटते हैं। हर एक स्टेप का मार्किंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ऐसे ने कितने 3 स्टेप मान के दिए हुए हैं, तो 3 स्टेप माने तो आप 2-2 मार्क्स एक एक स्टेप के मान के चले। ठीक है, तो वो 3 स्टेप अब बेसिकली है क्या? पहला स्टेप बोलता है कि आइडेंटिफाई द कैश फ्लो। क्या बोला सर? आइडेंटिफाई द कैश फ्लो। अब जो हमारा जो डेट होता है, डिबेंचर होता है, उसमें कैश फ्लो हमारा क्या क्या होता है सर? 2 टाइप के कैश फ्लोज हमारे हाथ से जाते हैं। पहला क्या आता है सर? इंटरेस्ट की पेमेंट। दूसरा क्या जाता है सर? हमारा जाता है रिडीमेबल वैल्यू। मैंने क्या बोला सर? एक तो इंटरेस्ट की पेमेंट जो कि आप हर साल देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% है, 100 रुपये का फेस वैल्यू, तो 10-10 रुपये हर साल आप क्या है इंटरेस्ट की पेमेंट करते रहेंगे। तो ये क्या हो, एक तो कैश फ्लो जो है हर साल आपका जाएगा। दूसरा जाएगा रिडेम्पशन वैल्यू, जो उसकी मैच्योरिटी टाइम होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जैसे भी जो भी होगा।
जो भी आपका आरवी वैल्यू होगा, लेट से कि आप फेस वैल्यू 100 पे ही रिडीम करें, तो आपने उसको रिडीम कर दिया, मतलब कि एक तो 10 रुपये आपके इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, एक तो इंटरेस्ट हो गया, प्लस में आपकी जो रिडीम्शन वैल्यू जो थी 100 रुपये उसकी पेमेंट होगी। तो ये आपका क्या होता है सर, ये कैश फ्लो हो गया। ये जो कैश फ्लो है, एक तो स्टेप में, पहले स्टेप में ये लगाएंगे, ठीक है। लेकिन चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, चीज़ें इसके बाद स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है। पहला क्या सर, जो डेट होता है, जब उसके आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो आपको क्या पता है सर, उससे ना एक टैक्स का बेनिफिट मिलता है। मैंने क्या बोला सर, जब हम डेट पे इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, मतलब कि जब आपका सेल्स आया, रिवेन्यू आया, आपने क्या ईबीटा निकाला, ईबीआईटी निकाला, ठीक है। अगर आपने ईबीआईटी निकाला तो इसमें जब इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं उसके बाद आप टैक्स माइनस करते हैं, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो उससे आपको क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। सर क्या मिलता है सर, टैक्स बेनिफिट। अगर जो टैक्स बेनिफिट हुआ है तो इसका मतलब है कि सर इस फॉर्मूले में अगेन, जैसे हमने ऊपर करते हुए आए थे कि टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है तो 1 - टी करना होगा इंटरेस्ट में। तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जब भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, 1 - टी देखते हैं। जब आप कैश फ्लो निकाल रहे हैं, कैश फ्लो निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कैश फ्लो निकालते वक्त जो आप इंटरेस्ट की जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपको क्या है, टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो फर्स्ट स्टेप में ये हमेशा याद रखना कि जो भी आप कैश फ्लो निकालते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, 1 - में टी करना ही करना होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, पेपर में ये गलती मत करके आ जाना, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में आते हैं, कैलकुलेट एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ये रिवीजन चल रही है, आपको पता ही है, डिस्काउंट रेट से हमें डिस्काउंट करना होता है। जो भी हमारा कैश फ्लो आया, जो भी हमारा कैश फ्लो आया है 0 to 5 ईयर, जो भी हमारा इंटरेस्ट आया है, या 5 ईयर्स में जो अभी आपका रिडम्पशन वैल्यू आई है, उसको हमें क्या करना होता है सर, डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, एनपीवी आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है सर, एनपीवी आता है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसका सर नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है, जब वो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका सर फॉर्मूला क्या होता है सर, नीचे एक एग्जांपल है पूरा का पूरा, मैं आपको उसको पूरे को सॉल्व कराता हूँ और उससे आपको बिल्कुल डिटेल में पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैश फ्लो निकालना है, एनपीवी निकालना है और आईआरआर निकालना है, और 6 से 8 मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं। तो बिना किसी देरी के ना आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास होने के लिए हो जाओ तैयार। क्यों सर, पास तो सर आप होंगे ही होंगे, ये तो पक्का है। अगर आप जितनी मेहनत आप कर रहे हैं ना, उतनी मेहनत अभी के डेट में ना कोई भी नहीं कर रहा है। मार्क माय वर्ड, कोई नहीं कर रहा है, लिटरली बता रहा हूँ। आप लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो अपने ऊपर ना थोड़ा सा विश्वास रखें। और ना हाँ, इतना ना स्ट्रेस में रह के ना मत ना जीना, इतना ना स्ट्रेस में मत रहा करो। जितना आप स्ट्रेस में रहोगे ना, हमेशा ना आप चीज़ें ना हाथ से दूर होती ही जाएगी। एक मिनट, तो आ जाओ सर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मतलब इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि सर आराम से सर ये 6 से 8 मार्क्स का सर डिजर्विंग एग्जाम्पल है, और इससे सर आपके मैक्सिमम डाउट जो है ना क्लियर हो जाएंगे। सर इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन है कि सर एक कंपनी है, इशू करे 10,000 डिबेंचर इशू करें, 10% का डिबेंचर का मतलब इंटरेस्ट रेट है, और 100 रुपये फेस वैल्यू है। तो इंटरेस्ट सर कितना होगा सर, 10 रुपया हमें देना पड़ेगा, ठीक है। कब हमने इशू करा था सर, 2023 में इशू करा था। मैच्योर्ड कब हो रहा है, 2028 में हो रहा है। तो कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट, मतलब ये केडी निकालना चाहते हैं, करंट कॉस्ट निकालना चाहते हैं, करंट कॉस्ट निकालना चाहते हो फिर एग्जिस्टिंग डेट। तो प्राइस ऑफ डिबेंचर दे रखा है, मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर दे रखा है। सर क्या बोल रखा है सर, मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर दे रखा है। मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर मैंने ऊपर जितने भी आपको एग्जांपल बताया, जब जब मैंने एग्जांपल बताया तो आपको बताया हुआ है सर ये क्या होता है सर, नेट प्रॉफिट। मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर का मतलब ही सर नेट प्रॉफिट होता है, इसको लिख लो। ये क्या है सर, एनपी दे रखा है। अज्यूम क्या करना है, 30% 5% का टैक्स रेट, मतलब टी कितना दे रखा है सर, 35% का सर हमें टी दे रखा है। 35% इस पर टैक्स लग रहा है। 10% का अगर हमारा इंटरेस्ट रेट है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट सर कितना हुआ, 10 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर इसमें टैक्स को माइनस कर दे, टैक्स माइनस होगा, टैक्स कितना माइनस होगा, 35%, 35% कितना होगा, 3.5, ठीक है, ये माइनस होगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो हमें पे करना होगा, कैश फ्लो जो होगा, ये इंटरेस्ट का जो कैश फ्लो होगा, जो हमारा नेट ऑफ टैक्स होगा, वो कितना होगा सर, 6.5 का हमारा हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना बोला, 6.5 का सर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने साल के लिए देना होगा सर, 5 साल के लिए देना पड़ेगा। 5 साल के लिए आप दिखा दोगे सर, 6.5 रुपीज़ दोगे, और उसके बाद सर आपको कितने पे आपको मैच्योर हो रहा है सर, फेस वैल्यू पे सर ये मैच्योर हो रहा है। मतलब कि 5th ईयर के एंड में, ईयर 5th में आप कितना दोगे, 5th ईयर्स में आप कितना दोगे, एक 100 रुपये की और पेमेंट करोगे। तो टोटल हमारा जो है, एक तो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, ऊपर से सर आप एक रिडम्पशन वैल्यू की पेमेंट करोगे। सर वो कितना है सर, 100 रुपये आप रिडम्पशन वैल्यू की पेमेंट करोगे, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाई द कैश फ्लो। आइडेंटिफाई क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करना होता है। क्या हम वो कर चुके हैं। करंट मार्केट प्राइस हमें 80 दे रखी है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स 1 - टी, 10% का इंटरेस्ट था, 35 पैसे कट गए, ठीक है।
तो 35 पैसे करूँ, 3 रुपये 50 पैसे कट गए तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 6.5 आया। हमारा रिडम्पशन वैल्यू कितना है सर 100 रुपीज़ का रिडम्पशन वैल्यू है, हमारा 100 रुपीज़ हमें देना होगा कितना सर 5 साल के एंड में। ठीक है, ये हमारा नेट कैश फ्लो हो गया। अब क्या है सर, ये एक फॉर्मूला होता है जब भी हमें एनपीवी निकालना होता है या आईआरआर निकालना होता है तो उसका सर एक फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, आईआरआर लिख लो, लोअर रेट प्लस में एनपीवी, एनपीवी किस पे सर, लोअर रेट पे, एंड देन एनपीवी, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस में एनपीवी एट हायर रेट। ठीक है, उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे हायर रेट माइनस में लोअर रेट। क्या बोला, एल लोअर रेट प्लस में एनपीवी एट लोअर रेट जो आया है, और फिर उसको डिवाइड करेंगे एनपीवी एट लोअर रेट माइनस में एनपीवी एट हायर रेट, मल्टीप्लाई कर देंगे हायर रेट माइनस में लोअर रेट। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला पूरा का पूरा। एक मिनट ये सब ना रफ कर दूं, ठीक है, नॉट फाइन। ठीक है, अब हमने क्या बोला सर, 5 साल तक सर आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। ठीक है, एंड आपको 0 ईयर में क्या सर हमको कितना मिला था, 80 रुपये मिला था। 0 ईयर में सर हमें 80 रुपये मिले थे, एंड 5 साल तक आपको क्या पेमेंट करनी होगी सर, 6.5 रुपीज़ पेमेंट करेंगे, एंड 50 ईयर के एंड में सर सीधा आप 100 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे। अब जो डिस्काउंट रेट है, एड रेट, लोअर रेट, 2 रेट आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो। मैंने क्या बोला सर, जब भी हम आईआर निकालते हैं तो लोअर रेट आपको गिवन नहीं होती है या हायर रेट, आपको 2 रेट अज्यूम करनी होती है सर। जनरली आप कोई भी रेट अज्यूम कर सकते हो, आईसीआई 10 से 15% की रेंज हमेशा अज्यूम करता है। आपको जो रेट आपको अज्यूम करने कर ले, आईआरआर हमेशा सेम आएगा। मैं आई रिपीट, आपको जो रेट अज्यूम करने करे 2 डेसिमल तक हमें आपको राउंड ऑफ करके आना होगा, आपका आंसर हमेशा मैच होगा। आईसीआई हमेशा क्या करेगा, 2 डेसिमल तक मैच करेगा और हमेशा मैच होता है। आप कोई भी रेट अज्यूम कर सकते हैं, 10% 15% आईसीआई अज्यूम करता है, मेरा जनरल असम्पशन है, आप भी यही अज्यूम करें। 10% डिस्काउंट करेंगे कैश फ्लो को और करेंगे 15%। डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 प्लस में 1 RT होता है। 0 ईयर में जब आपको पैसा मिला था तो उस समय एक ही आता है, 1 प्लस में RT करेंगे तो आपका एक ही आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, जिसकी पावर 0 होती है टी में, तो उसका क्या होता है सर 1 हो जाता है। मतलब किसी भी अगर वैल्यू की पावर 0 होती है तो हमेशा आप उसको 1 ही मानते हैं। तो पहले साल में 0 ईयर में जब आप पैसे मिल रहे हैं, आज पैसे मिल रहे हैं, आज ही के दिन पैसे मिल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आज के पैसों की वैल्यू आज कितनी है, मतलब वही होगी। अगर आपको मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास आज 100 रुपये, 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डेप्रिशिएट होता है। वैसे ही अगर मैं आज आपको 100 रुपये देता हूँ, अभी 100 रुपये देता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि सर अभी 100 रुपये दिए हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 100 रुपये ही होगी। तो वैसे ही 0 ईयर में जब आपको 80 रुपये मिले हैं, जब आपको 0 ईयर में 80 रुपये मिले हैं, तो उसकी अगर मैं वैल्यू पूछूंगा तो आपका एक ही फैक्टर आएगा। ठीक है, 15% पे डिस्काउंट करेंगे, 5 साल का कंपाउंडिंग, 1 प्लस में RT। ठीक है, उसको यहाँ पे एम प्लस करते रहेंगे, 5 साल तक आपका जो फैक्टर आएगा 3.791। और जनरली आईसीआई ना आपको डिस्काउंट फैक्टर देता ही रहता है। आपको जब भी आईसीआई डिस्काउंट फैक्टर देगा तो आपको वही अज्यूम करना है। आई रिपीट, ये हमेशा याद रखना कि आपको आईसीआई अगर 2 डिस्काउंट फैक्टर देता है ना, तो समझ जाना कि आपको वही अज्यूम करना है। और जनरली मैक्सिमम 70% 80% केसेस में आईसीआई इंटर लेवल पे देता ही देता है। मैं बता रहा हूँ सर, आपको वो देगा ही देगा। अगर 2 डिस्काउंट रेट देगा तो आपको वही अज्यूम करना है। अगर नहीं दे रखा तो 10 और 15% आप अज्यूम करें। 0 ईयर पे हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 to 5 का कंपाउंडिंग करा, ये आपका डिस्काउंट फैक्टर आया, उससे मल्टीप्लाई करा, प्रेजेंट वैल्यू आया। 15% का डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करा तो आपका इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद 50 ईयर में 100 रुपये का आप करेंगे, 50 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, आपका 62.10 आया, उसका टोटल आपने करा तो आपका आता है 6.74, एंड प्रेजेंट वैल्यू एट 15% आता है -8.51। अब क्या है सर, आपको क्या है, आपको क्या करना है सर, इस फॉर्मूले में बस सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको ये सारी की सारी वैल्यू डाल देनी है। लोअर रेट हमने अज्यूम करा था 10% का, एनपीवी एट लोअर रेट आया 6.74। ठीक है, एनपीवी एट लोअर रेट 6.74 माइनस में 8.51, एंड देन हायर रेट क्या था 15 माइनस में 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12.21। मैंने क्या बोला सर, इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.21। और ये जो क्वेश्चन है वो अराउंड 6 to 8 मार्क्स का, मतलब मान के चले कि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। और सीए फाइनल लेवल पे भी जब आप एएफएम पढ़ेंगे ना, तो ये आपको क्वेश्चन आपको आराम से 6 to 8 मार्क्स का देखने को मिलता ही मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चन सीए फाइनल पे भी पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे बनते हैं, उसमें भी लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर यहाँ बच गए तो सीए फाइनल लेवल पे नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो इसको ना ज़्यादा ना वो मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या क्या है। ठीक है, इसको कर लेना, आराम से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और डिफ़िकल्ट है, वो तो और ज़्यादा मज़ेदार भी है, तो वो आपको और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ये फॉर्मूला आप ये देख लें एक बार और रिलैक्स माइंड से ज़रा मेरे साथ बने रहें।
ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि अगले इलस्ट्रेशन में बोला है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक आईडीबी, आईडीबी इशूड जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड। फेस वैल्यू कितना है सर, 1 लाख का। फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख ईच इशूड एट ₹2,500 रिपेबल आफ्टर 5 ईयर। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट देर इज ए नो कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब क्या बोला सर, टी तो है ही नहीं, नो कॉर्पोरेट टैक्स मतलब टी तो है ही नहीं, टी तो एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब टी लगेगा नहीं। बहुत अच्छा है सर। अब इसके बाद इसने क्या बोला सर, 2,500 पे इशू हुआ और रिडीम होगा 1 लाख पे। जरा इस चीज़ को जरा ध्यान समझना, 2,500 पे आज इशू करा है, ठीक है, रिडीम होगा 1 लाख पे, ठीक है। कितने साल के लिए, 25 साल के लिए। कंप्यूट करना है सर कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब क्या सर आपको निकालना है, IRR निकालना है, ठीक है। IRR निकालना है। IRR के लिए हमेशा क्या होता है सर, 2 रेट अज्यूम करनी होती है। मैंने क्या बोला सर, 2 रेट अज्यूम करनी होगी, 10%, 15%। आप 2 रेट मान के चले, ये अज्यूम कर लें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करनी होगी, आपने ना एक फॉर्मूला देखा होगा सर, जब भी हम निकालते हैं फेस वैल्यू, बचपन में कंपाउंडिंग करी थी, P1 प्लस में RT, मतलब 25 साल तक मान के चलेंगे। कोई ऐसा एक इफेक्टिव इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, एक ऐसा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा जिससे आप जब भी आप कंपाउंडिंग करेंगे ना, तो आपका क्या सर 25 साल बाद सर वो 2,500 और कुछ नहीं 1 लाख बन जाएंगी। अभी तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है सर, 1 लाख रुपये 25 साल बाद अगर कोई भी हम इंटरेस्ट ना ले, क्या इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालें तो कितना बनता है, देखें जरा। आपको लग रहा होगा सर पैसे तो मतलब 3 गुना 4 गुना से भी ज़्यादा हो गया, मतलब अराउंड 10 गुना 40 गुना हो गया ना 25 साल में। देखते हैं इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है, मतलब 1 साल में कंपाउंडिंग कितना करता है, ठीक है। 1 साल में कंपाउंडिंग कितना करता है। चलो हमने क्या देखा, हमने देखा रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है सर, 1 लाख है। नेट प्रॉफिट सर 2,500 है। इंटरेस्ट सर आपको 0 देगा। लाइफ ऑफ बॉन्ड दे रखा है सर 25 साल, ठीक है। फॉर्मूला जो मैंने बताया था, फेस वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस में RT, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब ये क्या है सर, यहाँ पे दे रखा है सर आपको फॉर्मूला सर, 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। जरा स्टेप का जरा ध्यान से आप देखना, जो मैं बता रहा था 1 लाख रुपए यहाँ पे है, 2,500 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस में RT करा, आपको क्या है सर 40 1 प्लस में RT, 40 1 प्लस में RT। अब कुछ महान बच्चे बोलेंगे सर इसको ना सॉल्व करके ना अगर हम ऐसे कर ले तो भी सर हमारा ना R की वैल्यू आ जाएगी। गलती से भी मत कर, गलती से भी मत करना। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, गलती से भी मत करना। सीधा आई से आपको 2 मार्क्स देगा पूरे के पूरे क्वेश्चन में, और कोई भला मानुस हुआ, कोई अच्छा इंसान हुआ तो वो आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में सीधा 4 मार्क्स देगा। क्यों सर, ऐसा क्यों शॉर्टकट नहीं लगा सकते। मैंने क्या बोला, ICAI अपने स्टेप फ्रेम करता है। मैंने आपको ऊपर एक एक स्टेप दिखाया था, उसने टोटल 3 स्टेप ICAI ने बताए थे। स्टेप 1 में आपने कैश फ्लो निकालना होता है, स्टेप 2 में हमें NPV निकालना होता है, थर्ड में हमें IRR निकालना होता है। आप ये दोनों स्टेप कहाँ गए। कुछ टीचर्स भी लड़ते हैं सर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं, आपको पूरा का पूरा बच्चों को स्टेप्स बताना होता है, कैसे प्रोसीड्यूर होता है, उसका आपका टेस्ट लिया जा रहा है ICAI द्वारा। मैंने क्या बोला सर, ICAI एक पूरे प्रोसीड्यूर जो है कि इंडस्ट्री में फॉलो होता है प्रोसीड्यूर। जब भी आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं तो एक प्रोसीड्यूर फॉलो होता है, उसका टेस्ट और एग्जाम हो रहा है। आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाना है कीबोर्ड का कि सर 25 का स्क्वायर रूट, 40 का वो स्क्वायर रूट निकालना है 25 का, मत करना। ऐसे अगर R की वैल्यू निकालोगे गलत आएगा, गलत मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, फिर फेल हो गए, फिर दोबारा मेरी वीडियो देखोगे, ठीक है। जो एक प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो करें, ठीक है। 1 प्लस में आपने ये फॉर्मूला, ये आपने इक्वेशन बना दी, हाँ आपने ये इक्वेशन बनाई। इक्वेशन क्या बनाई है सर, 40 इक्वल टू में 1 प्लस में R की पावर 25, क्या है 1 प्लस में R की पावर 25। अब 2 रेट अज्यूम करना है सर, 15 16। सर ICAI ने कितना अज्यूम करा है सर, 15 और 16 अज्यूम कराएगा। ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करा है बेसिकली, ठीक है। आप कोई भी 3 रेट यूज़ कर सकते हैं, 10-15% भी यूज़ कर सकते हैं, या जो ICAI पेपर में देगा, जनरली ICAI देता ही देता है। 2 रेट अज्यूम करे गए हैं, 15 और 16। उससे आपकी R की वैल्यू सर कितनी आई, 32 और 40। और हमारा जो फॉर्मूला था आपको याद होगा IRR का, जो हम ऊपर लिख लिख के कई बार याद कर चुके हैं, L प्लस में NPV एट लोअर रेट, NPV एट लोअर रेट माइनस में NPV एट हायर रेट, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे H माइनस में L से, तो हमारा क्या IRR आ जाएगा। हाँ जी सर आ जाएगा। हमारे केस में जो हमने 2 रेट अज्यूम करे हुए थे, लोअर रेट 15 है, हायर रेट 16 है, उससे हमारा NPV आया लोअर रेट का 32.919, 16 पे आया 40.875। R ये अज्यूम करे हुए दोनों, ये दोनों R अज्यूम करे हुए, ठीक है। इसके बाद हम दोनों का हम क्या करेंगे, इसको बस पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में, और हमारा जो NPV एट लोअर रेट आया वो आया 32.919, ठीक है। एंड देन एक मिनट, 32.919 आया, एक मिनट,
32.99 नहीं आएगा। हमें इसमें से हमें जो प्रोसीडियर था हमें वो भी तो माइनस करना होगा, 40 भी तो माइनस करना होगा। 40 कौन माइनस करेगा अभी? ठीक है, यहाँ से 40 माइनस करो, इसमें से भी 40 माइनस करो, तो ये आता है -7.081। ठीक है, ये आएगा 0.874। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फॉर्मूले को पुट करना होगा। यहाँ पे इसने दे भी रखा है, ये रहा, ये दोनों दे रखा है। एनपीवी, नेट प्रेजेंट, एनपीवी कैसे निकालोगे? जब आप 40 रुपये को माइनस करोगे जब भी तो हमारा आएगा। ये तो भूल ही गए थे, ये मत करना आप गलती। ठीक है, हमें 40 भी माइनस करना है ना, 40 माइनस करना है, उसके बाद हमारा ये आता है एनपीवी। ठीक है, तो एनपीवी एट लोअर रेट, एंड लोअर रेट पहले क्या है सर? हमारा लोअर रेट हमने 15 लिया है, एंड देन एनपीवी एट लोअर रेट सर हमारा क्या आया है सर? ये आया -7.081। ठीक है, अब यहाँ पे जो है -7.081 माइनस में 0.874, एंड देन अगर हम हायर रेट और इसका माइनस कर दें तो हमारा बस सीधा का सीधा इसको सॉल्व करना रह जाएगा और आपका आंसर आएगा 15.89। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ये कर लेना। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बस इसमें एक ही चीज़ें बच्चे गड़बड़ करते हैं कि ये जो कैलकुलेटर कुछ टीचर्स या सीपीटी में बच्चे पढ़ के आ रखे होते हैं कि हम निकाल लेंगे, सीपीटी वाला जो है या सीए फाउंडेशन जो हो गया उसको बचें, वो गड़बड़ मत करना प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ मत करना। चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको पास होने में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं ऑल टाइम अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मेथड। ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। अब इसका भी आईसीआई ने अपना एक फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो उसी को ही हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आईसीआई जो फॉर्मूले देता है हमेशा हमें उसी को ही फॉलो करना होता है। उसके नीचे एक आईसीआई ने एग्जांपल दे रखा है, हम वही देखते हुए फॉलो करेंगे, आईसीआई के स्टेप फॉलो करेंगे, आराम से 60+ मार्क्स लेकर आएंगे। ये जरा कमेंट में लिखो सारे बच्चों की 60+ इस बार 60 पार लाने ही लाने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5, RBML, RBML, something wrong, I think fine. RBML is processing to sell a 5-year bond of rupees 5,000 at 8% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है सर? 8% का इंटरेस्ट रेट दे रखा है, एंड पार एम द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स इक्वल लाइफ। मतलब क्या है सर, हम ना जब पार्शियली पेमेंट करते रहेंगे, मतलब हमें एन जो दे रखा है, एन दे रखा है 5 साल, और वो अमोर्टाइज इक्वली कर रहे हैं। मतलब जो 5,000 का बॉन्ड है उसकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये लोग पेमेंट कर रहे हैं, अमोर्टाइज कर रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं। हर साल आपको 1,000 रुपये ये लोग पेमेंट करेंगे, और जो इंटरेस्ट रेट जो दे रखा है वो दे रखा है 8%। हर साल आपको 1,000 रुपये की पेमेंट करेंगे, और जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो हमेशा 8% होगी। इंटरेस्ट के जो कैश आउटफ्लो है 8%, और हर साल जो आपको पेमेंट करा जाएगा वो 1,000 रुपये। ठीक है, कैलकुलेट द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ द इन्वेस्टर ही एक्सपेक्ट्स मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको 6% का मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहता हो, तो उस केस उस घड़ी में इन्वेस्टर का क्या अभी प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए? सिंपली आपको 8% का रिटर्न दे रहा है, ये आपको लग रहा है 8%, लेकिन एक इन्वेस्टर ने अगर 5,000 रुपये लगाए हैं और वो बोलता है कि इसका अगर 6% निकालूँ तो 6 पंजे 30, हमेशा मेरे को 300 रुपये मिले, नहीं 300 रुपये मिले, तो ये चाहता है कि 5th ईयर के एंड में भी ना उसको ना ये इतना उसको 6% का रिटर्न उसको मिले ही मिले। तो उस घड़ी में इन्वेस्टर अगर 6% का रिटर्न चाहता है तो वो मिलेगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर में जब आप जाओगे तो 1,000 रुपये के अराउंड बचेगा, तो इसका 8% करोगे तो ये बढ़ता है 80 रुपये। कितना बनता है? 80 रुपये। तो उस केस में अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इन्वेस्टर को 6% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पड़े? मतलब 300 को अगर मैं 5 साल से मल्टीप्लाई करूँ तो इन्वेस्टर को 5 से 1500 रुपये का इंटरेस्ट कमाने को मिले। समझ रहे हैं? मतलब अगर हर साल अगर आप पहले साल अगर आप देखते हैं तो 8% 5,000 रुपये लगेगा, फिर दूसरे साल 4,000 रुपये 5% वो 8% लगेगा, तीसरे साल 3,000 रुपये 8%, एंड देन 2,000 रुपये 8%, एंड 1,000 रुपये 8%। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सर जो इंटरेस्ट का जो वैल्यू है ना हर साल कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ना 1,000 रुपये पेमेंट करते रहे। एक इन्वेस्टर आया, वो बोलता है कि नहीं भाई मेरे को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ना, इफेक्टिव जो मेरे को अर्निंग कमानी है वो है 6% ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ बॉन्ड। मतलब 5 साल के लाइफ के अंदर ही मेरे को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरा 6% होना चाहिए। समझे? इसको थोड़ा और इजी वे में समझाता हूँ। ये हो गया, इसको क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा इजी वे में समझाते हैं। ये
सॉल्यूशन पे फर्स्ट ईयर हमारा 5,000 का 8% निकालेंगे तो 400 आएगा, ठीक है। सेकंड ईयर में अगर आप देखेंगे तो 1,000 की पेमेंट करिए, इसका फिर 8% करेंगे तो 320 आता है। एंड देन 1,000 की और पेमेंट करिए, 8% निकाला 240, एंड देन 1,000 की रीपेमेंट करें तो 160, एंड देन 1,000 की रीपेमेंट करें तो 80। जो मैं आपको बता रहा था कि हर साल जो इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। इन्वेस्टर क्या बोल रहा है कि सर मेरे को तो 6% का इफेक्टिव परसेंट का हमें क्या है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरे को कमाना ही कमाना है, ठीक है। तो उस केस में अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। Since RBI has to return ये रहा, since RBI will have to return 1,000 every year, the outflow every year will be consistent interest payment and repayment of the principal as follows। तो ये हमारी एक पेमेंट की इन्होंने स्केड्यूल बना लिया है कि 1,000 की एक तो पेमेंट करेंगे हर साल, ठीक है। उसके अलावा जो ये इंटरेस्ट की पेमेंट है ये भी हर साल जाएगी। उसके बाद हमारा जो टोटल आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी जो पेमेंट है वो घट रही है। पहले तो इंटरेस्ट की पेमेंट घटी, क्यों? क्योंकि 1,000 रुपये की हर बार पेमेंट हो रही थी, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो उसको 6% कमाना है ना भाई। तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये जब 1,000 रुपये की पेमेंट हो रही है, साथ में प्लस में हमने इंटरेस्ट करा, तो ये क्या हुआ? सीधा का सीधा हमें हर साल का आउटफ्लो मिला। पहले स्टेप में हमने इंटरेस्ट निकाला, दूसरे स्टेप में यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेप 1, ताकि सॉल्यूशन करते हो ना आपको तो मार्क्स, आपको तो पास होने से ना, पास होने के लायक है ना। तो स्टेप 1 है ये, ठीक है। स्टेप 1 हमेशा याद रखना कि पहले हमें इंटरेस्ट निकालना है। मैंने क्या बोला? स्टेप 1 में हमेशा हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। स्टेप 1 में इंटरेस्ट निकालेंगे। स्टेप 2 में टोटल कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है हम वो निकालेंगे। 1,000 की पेमेंट हो रही थी, इंटरेस्ट हो रही थी, 1,000 की पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, 1,000 की पेमेंट प्लस इंटरेस्ट। ये 5 साल का आपको करना ही होगा कैलकुलेशन, एक लाइन में लिख के मत आना, ठीक है। ये 1,000 का पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, 1,000 का पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, ये करा, ये हो गया स्टेप 2। थर्ड स्टेप में जो ICAI ने फॉर्मूला दे रखा था ना, आपको वो लगा के आना है। मैंने क्या बोला सर? 1,000 रुपये का जो ये था ये तो है ठीक था ही, लेकिन अब क्या है, ICAI ने जो फॉर्मूला दे रखा है ना, अब आपको वो लगा के आना है, ठीक है। ये रहा स्टेप 3। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब क्या है कि ना आपको ICAI का ही मतलब स्टेप्स फॉलो करने हैं अब, ठीक है। अब ये है हमारा स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है सर? ICAI ने जो फॉर्मूला दे रखा है पहले तो सर आप वो देख कर आएँ, आपके गुरु जिन्होंने जो भी पढ़ाया, लेकिन आपको सर मार्क्स कौन देगा? सर ICAI देगा। तो ICAI ने जो फॉर्मूला बताया C/1 प्लस में KD प्लस में C2, मतलब जब आपने सेकंड ईयर जो पेमेंट किया है उसको 1 प्लस में KD 2 से डिवाइड कर देंगे, एंड देन ये सोन CN प्लस में 1 में KD की पावर N तक चलता जाएगा। तो इधर आ जाए, ये मैंने क्या बोला सर? ये आपका है स्टेप 3, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या था? जो हमारी पेमेंट हो रही है 1,400, 1,320, 1,240, 1,160 एंड 1,080, इसको सर हमें डिवाइड बाय किससे करना है? 1 प्लस में KD की पावर 1। KD सर हमारा फॉर्मूला, सर KD का फॉर्मूला सर क्या रहता है? सर KD का फॉर्मूला सर रहता है इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रॉफिट, जो हमारे आ रखी थी 1 माइनस में T। सर हमारे केस में T तो सर 0 है, इंटरेस्ट हमें बता रखा था सर 8% का, सर हमें इंटरेस्ट बता रखा है, 6% का बता रखा है, मेरे को बताओ क्या आएगा सर? यहाँ पर ये KD का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना सर? ऊपर अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ना, जो बच्चों ने गलती की सबसे ज़्यादा, हमें पहले से ही बता रखा है कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए सर? 6% होना चाहिए। मतलब सर ये हमारा क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमें पहले से ही दे रखा है 6%। मतलब बच्चों ने, ये नादान परिंदों ने क्या गड़बड़े करी कि उन्होंने क्या करा सर? KD का फॉर्मूला लगा, सीधा 8% डिवाइडेड बाय NP और 1 माइनस में T करा, और अपना एक और अपना KD अपना निकाल के लिया है। जबकि वो गड़बड़ नहीं करनी है, आपको KD क्वेश्चन में दे रखा है 6% का, तो आपको यही अप्लाई करके लेकर आना है आंसर, ठीक है। सीधा हम नीचे आ जाओ, आपने जो फॉर्मूला देखा है कूपन रेट जो हमारा 1400 था, उसको क्या करेंगे सर? हम करेंगे डिवाइड 1 प्लस में RT KDT। KD कितना सर? 6% हमें गिवन है, 6% KD हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। ये गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो 1400 डिवाइडेड में 1 प्लस में KD, सर मैं कितना लिखूँ सर? सीधा लिखो 1 प्लस में 0.06 की पावर 1, ठीक है। ये ऐसे 1400 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 0.06 की पावर 1, एंड देन प्लस में 1320
डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 0.06 की पावर 2 एंड देन प्लस में 1240 1 प्लस में 0.06 की पावर 3 प्लस में 1160 प्लस में 1 प्लस में 0.06 की पावर 4 प्लस में आखिरी में क्या आया 1080 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 0.06 की पावर 5। और ये हमारा क्या आ जाएगा सर, हमारा वैल्यू आ जाएगा पूरा का पूरा। इन सब का जो हमारा वैल्यू आएगा ये ही हमारा क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड रहेगा। ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड रहेगा जिस पे हमें 6% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा। क्या बोला मैंने, ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगा आपका। जब आप इसको करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना आएगा सर, ये आएगा हमारा 5262। और आपका आंसर यहाँ पे टैली हो जाएगा सर 5262 के रेट पे ही, हमारे प्राइस पर ही हमें 6% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी देखने वाली चीज़ ये थी कि आपको पहले से ही KD गिवन था, तो ये गड़बड़ मत करना, KD निकाल के मत आ जाना, ठीक है, KD निकाल के मत आ जाना, ठीक है, ये चीज़ मत करना। और उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आगे आप एग्जांपल देखेंगे तो हम ऑलरेडी इस टाइप के एग्जांपल कर चुके हैं, ठीक है। या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल KP निकालना है सर। क्या निकालना है सर, KP निकालना है। तो KP का फॉर्मूला क्या होता है, वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था। क्योंकि KP के केस में अगर हम प्रेफरेंस शेयर के केस में देखें तो हमारा क्या होता है, जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम डिविडेंड देते हैं। मैंने क्या बोला सर, नेट प्रॉफिट जो हमारा आया 100 रुपये, तो उसके बाद हम PD प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। एंड देन अगर जो डिविडेंड है फॉर इक्विटी वो देते हैं। तो इसका मतलब है इसमें हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड देते हैं तो उसमें हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए इस फॉर्मूले में भी 1 - T नहीं किया गया है, 1 - T नहीं किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फॉर्मूले में 1 - T मत लगाना, ठीक है। और अदरवाइज ये पूरा फॉर्मूला बिल्कुल ही सेम है, PD अपॉन में P0। इसका पेपर में आने की संभावना बिल्कुल ही कम रहती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जनरली हम इशू ही कम करते हैं इंडस्ट्री। एंड देन इसका फॉर्मूला इंडस्ट्री में थोड़ा कम हो जाता है रेलेवेंस, इसलिए पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी है एंड देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट पे आने की कोशिश होती है एंड देन प्रेफरेंस। लेकिन अब MCQ आ चुके हैं, तो 2 मार्क्स के MCQ के लिए तैयार रहें। कॉस्ट ऑफ डेट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स के MCQ के लिए, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिएगा। आ जाए, अब क्या बोला है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी। इसके जैसे मैंने बताया XYZ इशू इन्होंने 2000 प्रेफरेंस है 10% का दे रखा है, 95 रुपये का हमने इशू करा होगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताएं, तो PD जो हमें दे रखा है, PD मतलब 10% हमें 200 रुपये का देना होगा। तो वो निकाला सीधा 10 रुपये आया, 95 है, 95 डिवाइड करा और आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। 10/95 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आ जाए, अगला है प्रेफरेंस स्टॉक दे रखा है, क्या बोल रखा है, आर एनर्जी लिमिटेड इशू ने प्रेफरेंस स्टॉक ऑफ ₹100, ठीक है। स्टेट डिविडेंड 12 रुपये का देगा, तो 12 रुपये का डिविडेंड हो गया। PD हमारा कितना दे रखा है सर, 12 का। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है सर, 3% का है। देन कैलकुलेट द प्रेफरेंस है। ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो सर, ये इशू के टाइम हमें जो कॉस्ट किया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। तो सर इसका मतलब हुआ कि नेट प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 100 माइनस में 3%, 100 माइनस में 3% करोगे तो सर हमारा आ जाएगा 97। ये हमारा क्या होगा, P0, ये होगा P0। हमें जो डिविडेंड दे रखा है वो कितना दे रखा है, अगर हम KP की बात करें तो डिविडेंड दे रखा है 12 रुपये का देगा, और नेट प्रॉफिट हमारा अगर 97, यही लगा लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा, हो गया। आगे जाए, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जैसा ऊपर फॉर्मूला था बिल्कुल वही है, बट हमारा 1 - T नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था, PD लेंगे, रिडीम्पशन वैल्यू माइनस में नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय NRV प्लस में NP डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसको एक बार देख लें, ये बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता तो 1 - T मत करना। PD प्लस में RV माइनस में NP अपॉन में N डिवाइडेड बाय RV प्लस में NP अपॉन में 2, मतलब सीधा एवरेज से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था रिमेनिंग एन में क्या रखना होगा, रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या, रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर को ध्यान में रखना होगा। मतलब अगर हमने 2018 में इशू किया था और आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा 2023 में, तो कब से हम देखेंगे रिमेनिंग लाइफ, 2023 से देखेंगे, ना कि 2018 से। आपको लाइफ 2 दे रखा होगा ICAI द्वारा, लेकिन उसमें कंफ्यूज मत होना अगर ये क्वेश्चन आता है, और सीधा ईजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना। इसका बस एक ही क्वेश्चन है, वो क्या दे रखा है, XYZ लिमिटेड इशूड है ना 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 एट ₹95। मतलब क्या, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 95 रुपये का। द कंपनी प्रपोजेज टू रिडीम एन प्रेफरेंस शेयर एट एन एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। क्या आपको रिडीम्पशन वैल्यू दे रखी है, जब आपको रिडीम्पशन वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम क्या बोलते हैं सर, फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाएगा। मैंने क्या बोला सर, जब भी आपको RV नहीं दे रखा तो नेट वैल्यू फेस वैल्यू पे ही आप मान के चलेंगे कि वो दे रखा होगा। क्या आपको KD दे रखा है,
पीडी दे रखा है, पीडी डिविडेंड हाँ सर दे रखा है। तो केपी का फॉर्मूला लगाओगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड सर हमें 10 दे रखा है, प्लस में आरवी रिडम्पशन वैल्यू अगर मैंने क्या बोला कि सर 100 ही मानना होगा। नेट प्रॉफिट क्या है सर 95 रुपये का है, 95 से वो कर देंगे माइनस, एंड देन एन क्या दे रखा है सर 10 दे रखा है, एंड देन 100 प्लस में 95 डिवाइड बाय 2 करोगे आपका आंसर आ जाएगा कुछ 10.77। ठीक है 10.77 अप्रॉक्स आएगा आंसर, और कर लेना इजीली हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है आ जाओ, ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इसके बाद हम WAC से रिटेन अर्निंग कर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ सर हम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप भी पास हों, आराम से पास हों, मज़े से पास हों। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कीप स्माइलिंग एंड कीप इंजॉइंग, क्योंकि आप बनने वाले हैं CA बहुत जल्दी और आपकी आर्टिकलशिप होने वाली स्टार्ट, तो थोड़ी सी स्माइल बढ़ा दें, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए बाय बाय।